हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समावयवता के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है। आपके एग्ज़ाम में ये कभी 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि समावयवता के एग्जाम्पल बताइए। जैसे ये टाइप्स दिया हुआ है तो आपको पूछेगा कि आयनन समावयवता का एग्जाम्पल बताइए, या फिर आपको डिटेल में तो पूछा ही जाता है। तो मेरा नाम है भारती ताम्रकार, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आप लोग इसके पहले के वीडियोस भी देख सकते हो, मैंने पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक अपलोड कर दिया है। ये नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, जिसका हमारा आज का टॉपिक क्या है, समावयवता, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समावयवता के बारे में। देखो, समावयवता आप लोग 11th में भी पढ़ चुके हो। समावयवता नाम से क्लियर होना चाहिए, है ना। समावयवता समावयवता जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। एक समा है और एक है वयवता, है ना। और इसका इंग्लिश शब्द भी जब हम लोग देखते हैं तो क्या लिखा रहा है इसमें, आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इसको जब हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमने क्या देखा कि एक जो पार्ट है वो आइसो और एक है मेरिज्म, है ना। यह इसी को हिंदी में देखते हैं तो एक क्या है, समा, और एक क्या है, वयवता है ना। तो ये आइसो का तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। आइसो मतलब क्या होता है, समान, है ना। और वयवता या फिर मेरिज्म, है ना, या तो मर बोलते हैं, है ना, MER, मर मतलब होता है यूनिट, या फिर इसको कहा जाता है इकाई कहा जाता है, ठीक है। जैसे इकाई का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई भी छोटे छोटे जो अणु होते हैं उनकी एक इकाई होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मर कहते हैं या फिर यूनिट कहते हैं, ठीक है। कि जैसे हम लोग जानते हैं कि उपसहसंयोजी यौगिक में क्या होता है, एक केंद्रीय धातु होता है और उस केंद्रीय धातु से अलग अलग लिगेंड्स जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरीके से ये जो लिगेंड है वो एक यूनिट का, एक इकाई का निर्माण करते हैं, है ना। तो जब इनकी जो इकाई है वो समान होती है वो क्या कहलाती है, समावयवता। या अगर हम लोग डेफिनेशन देखें समावयवता की, तो समावयवता का डेफिनेशन या आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, कि ऐसी इकाई या ऐसे कॉम्प्लेक्स या ऐसे संकुल जिसके क्या हो, जहाँ पर इनकी जो आकृति है, अगर हम लोग देखें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है जिसका सूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन हम लोग उसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, है ना। मतलब जिसका सूत्र क्या हुआ, समान हुआ, लेकिन इसकी जो आकृति है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं, ठीक है। जिसका अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र क्या होता है, अलग अलग होता है, वही क्या कहलाता है, समावयवता कहलाता है, ठीक है। अब ये जो समावयवता होता है उसको आप लोग देख रहे होगे कि 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है संरचनात्मक समावयवता और एक होता है त्रिविम समावयवता, है ना। संरचनात्मक को तो जानते हैं, स्ट्रक्चरल कहा जाता है, और त्रिविम समावयवता क्या कहलाता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंस क्या है ये जो संरचनात्मक समावयवता है और त्रिविम समावयवता है, ठीक। अब संरचनात्मक समावयवता जो है वो नाम से समझना है हमको हर टॉपिक को, कि संरचनात्मक मतलब क्या है, उसका जो संरचना है ना, जो भी इसकी संरचना होगी वो क्या होगी, समान होगी, लेकिन हम लोग उसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमने 11th में भी पढ़ा है कि हम लोग सूत्र बनाते थे, है ना, C6H14, इसका जो सूत्र है वो क्या होता है, समान होता था, लेकिन हम लोग उसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आप लोग को याद दिलाते हैं, जैसे कि अगर C5 लिखना है ना, 5 कार्बन है मेरे पास, तो मैं उसको या तो ऐसे सीधी तरीके से भी लिख सकती हूँ, टोटल 5 कार्बन्स, या हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कितने कार्बन हुए, 5 कार्बन। तो यही चीज़ क्या दर्शा रहा है कि इसका सूत्र क्या था, एक ही सूत्र था, C5 था, लेकिन इसकी जो संरचना है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, और यही जो चीज़ है वो क्या कहलाती है, संरचनात्मक सूत्र कहलाता है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समावयवता कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो संरचनात्मक समावयवता है इसके 4 टाइप्स है। पहला दिख रहा होगा आयनन समावयवता, जिसको आयोनाइजेशन, दूसरा होता है समन्वय, तीसरा होता है आबंधी, और चौथा होता है हाइड्रेट, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चारों जो प्रकार है वो समावयवता के प्रकार कहलाते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं कि जो समावयवता है उसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आयनन, या फिर जिसको कहा जाता है आयोनाइजेशन समावयवता, है ना। आयनन समावयवता जो है वो क्या कहलाएगा, जब यहाँ पर भी वही चीज़ है,
कि क्या होगा, एक ही अणुसूत्र होगा, है ना, लेकिन हम लोग उसमें जो भी लिगेंड होंगे उसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है ये CONH3 5, है ना, और यहाँ पर है Br और बाहर में है क्या लिखा है SO4। ठीक, इसके साथ में तथा करके हम इसका समावयता दर्शा रहे हैं, तो हमको दिखाना है कि हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। तो ध्यान देना, जब भी आप लोग एग्ज़ाम में लिखोगे तो ये नहीं कि आपने एक ही उदाहरण दे दिया, है ना, आपको दो एग्जाम्पल लिखना है। मतलब एग्जाम्पल तो वो एक ही रहेगा, लेकिन वो बता रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो एक क्या हुआ CONH3 5 BrSO4 और दूसरा क्या होगा CONH3 5 SO4 Br। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको समझते हैं कि क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग आयनन समावयता क्यों कह रहे हैं। ठीक है, हमेशा एग्जाम्पल से हमको समझना है कि क्यों हम लोग इसको आयनन समावयता कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो समावयता है स्ट्रक्चरल के अंतर्गत आ रहे हैं, मतलब संरचनात्मक के अंतर्गत आ रहे हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पर क्या होगा कि इसकी जो संरचना है वो अलग अलग होगी। वो मेन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा कि जिसका जो सूत्र है वो क्या होगा, समान होगा, लेकिन जिसकी संरचना क्या होगी, अलग अलग होगी। वही क्या कहलाएगा, हमारा संरचनात्मक समावयता। अब देखो हमारा जो प्रकार है वो क्या है, आयनन समावयता, है ना। तो जो आयनन समावयता होता है वहाँ पर ये होगा कि जब हम ये जो दो कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं इनको जब हम क्या करेंगे, पानी में डिसॉल्व करेंगे, है ना, पानी में जब हम इनको घोलेंगे तो इसके जो आयन है वो अलग अलग होंगे। ठीक है, चलो हमने ये जो पहला कॉम्प्लेक्स है क्या है CONH3 5 Br और SO4, जब हम इनको पानी में घोलते हैं तो ये जो दोनों आयन है, मतलब ये तो एक रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा SO4 माइनस अलग होगा, और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा, अंदर में रहेगा। ठीक है, अब जब हम ये दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है इसको पानी में घोलते हैं तो हमने क्या देखा कि SO4 जो है हमारा वो संकुल के साथ में है, कॉम्प्लेक्स के साथ में, है ना, और जो Br होता है वो Br माइनस के रूप में अलग हो जाता है ना। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है या सहसंयोजी जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो घोलने के बाद भी अपनी जो अवस्था है उसको बनाए रखते हैं। मतलब वो कॉम्प्लेक्स में है, संकुल में है, तो वो संकुल में ही रहते हैं, लेकिन जो बाहर में है काउंटर आयन वो क्या होते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो फॉर्मूला है वही है ना, सूत्र क्या है CONH3 5 Br और SO4। यहाँ पर भी CONH3 5 SO4 और Br, बस डिफरेंस किस चीज़ का है यहाँ पर कि एक जगह काउंटर आयन कौन है SO4 और एक जगह क्या है काउंटर आयन Br है। ठीक है, ये वाला जो एग्जाम्पल था यहाँ पर Br जो है वो लिगेंड का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब हमने यहाँ पर देखा तो जो सल्फेट है वो क्या कार्य कर रहा है, लिगेंड का कार्य कर रहा है। तो हुआ ना डिफरेंस, है ना। तो इसमें आप लोग परिभाषा कैसे लिखोगे कि जब क्या हो, यहाँ पर एक ही अणुसूत्र हो लेकिन इनका संगठन ऐसा हो कि जब हम इनको जल में विलय करते हैं, जल में घोलते हैं, तो ये अलग अलग रूप में आयनीकृत होते हैं। एक बार ये SO4 माइनस आयनीकृत हुआ और एक बार यहाँ पर Br माइनस के रूप में आयनीकृत होता है। तो यही जो समावयता है वो क्या कहलाती है, हमारी आयनन समावयता कहलाती है ना। अब यहाँ पर इसका नाम तो आप लोग को आ जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो अगर आप लोग को कॉम्प्लेक्स लिखने में परेशानी होती है तो ध्यान देना, हमेशा कॉम्प्लेक्स या संकुल के अंदर 6 लिगेंड होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 5 हुआ, छठवां लिगेंड क्या है, ब्रोमीन है ना, और लिगेंड के कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोमीडो, है ना। यहाँ पर ये क्या हुआ, ब्रोमीडो, लेकिन अगर यहीं पर ये दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे तो ये Br किसका कार्य कर रहे हैं, काउंटर आयन का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर ये जो Br था वो क्या है, लिगेंड है ना, और ये जो SO4 है वो किसका कार्य कर रहा है, काउंटर आयन का कार्य करता है ना। लेकिन जब हम ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, SO4 जो है वो लिगेंड बन गया और जो Br है वो क्या है, काउंटर आयन है। तो यही अंतर है हमारा किसमें, आयनन समावयता में, कि जब क्या होगा हम लोग कॉम्प्लेक्स को पानी में घोलते हैं तो दोनों सूत्र में अलग अलग आयन जो है वो मिलते हैं। एक बार सल्फेट आयन मिला और एक बार ब्रोमाइड आयन मिलता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, आयनन समावयता कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा समन्वय समावयता, है ना।
तो जो समन्वय समावयता होता है, नाम में क्या लिखा है, समन्वय, है ना, मतलब वहाँ पर जो भी लिगेंड जुड़े होंगे वो अलग अलग तरीके से जुड़े होंगे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दूसरा समन्वय समावयता। तो पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप लोग को ईजिली क्लियर हो जाए, है ना। एग्जाम्पल जो है क्या है, CONH3 6, ठीक, और इसी के साथ हम लोग लिखते हैं CrCN6। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल। जैसे कि आप लोग को बता रही हूँ कि हमेशा आप लोग क्या करेंगे, 2 एग्जाम्पल को एक साथ लिखेंगे ताकि हम उसमें बता पाए कि हाँ इसका सूत्र एक है, लेकिन हम इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो एक और जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा CrNH3 6, ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, COCN6। ठीक, अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशन क्या बनेगा इसका। क्या लिखा आ रहा है, समन्वय समावयता, है ना। तो समन्वय समावयता में हम लोग देख रहे हैं कि एक जो हमारा धातु है वो किससे जुड़ा होगा, धनायन या उदासीन से। मतलब एक कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होगा, धनायन होगा, और एक कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होगा, ऋणायन होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार में जो कोबाल्ट है वो किससे जुड़ा है, अमोनिया से जुड़ा है। और जब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो कोबाल्ट किससे जुड़ा है, साइनाइड से जुड़ा है ना। तो इससे हम लोग को क्या समझ आया कि हमारा जो क्रोमियम था पहले निगेटिव आयन से जुड़ा था और उसके बाद धन आयन से ये जुड़ गया है ना। तो यही जो समावयता है वो क्या कहलाती है, समन्वय समावयता कहलाती है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये समावयता उन यौगिकों में पाई जाएंगी जहाँ पर क्या होंगे, धन आयन और ऋण आयन दोनों संकुल विद्यमान होते हैं, है ना। तो यही क्या है, हमारी समन्वय समावयता का एग्जाम्पल। ठीक, तो इसका अगर हम लोग को नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा है। जिसने नियम वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो लोग जा कर के नियम देखेंगे ताकि आगे आप लोग इसको इजीली बना सको। तो इसका क्या हो जाएगा, 6 लिगेंड है ना, और क्या नाम है इसका, एमीन। तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्साएमीन कोबाल्ट। उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे और 3 लिख देंगे। जैसे कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या जितनी भी आएगी उतना हम लोग लिख देंगे, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनो, है ना। और हमने पढ़ा है कि जब भी कोई ऋणात्मक आयन जुड़ा हो कोई भी केंद्रीय धातु से तो उसके अंत में हम लोग क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा हेक्सासाइनो क्रोमेट, और उसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या लगा दिया जाता है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। समन्वय समावयता या उपसहसंयोजी समावयता किसमें पाई जाती है, ये जिसमें केंद्रीय धातु के जो लिगेंड होते हैं या जो संकुल होते हैं, एक बार धनायन होता है और एक क्या होता है, ऋणायन होता है, और दोनों क्या करते हैं, लिगेंड का एक्सचेंज करते हैं, है ना। तो वो हमारी कहलाती है समन्वय समावयता कहलाती है। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो कि जनरली 1 मार्क्स में कैसे पूछा जाता है कि जो लिंकेज है ना। तीसरा वाला देख रहे होगे कौन सा समावयता है, आबंधी समावयता, या जिसको क्या कहते हैं, लिंकेज समावयता, है ना। तो आबंधी जो समावयता है उसको खास करके पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें किसका योगदान है, उभय दंतुर लिगेंड का, है ना। उभय दंतुर लिगेंड को क्या कहते हैं हम लोग, एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं, है ना। एम्बीडेंटेड लिगेंड मतलब जिसमें जो डोनर एटम है, जो दाता परमाणु है, वो क्या होते हैं, 2 होते हैं। जैसे कि अगर हम NO2 की बात करें तो जो NO2 है वो क्या होगा, कैसे लिख सकते हैं इसको, मेटल को NO2 ऐसे लिखा हुआ है, मतलब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, लेकिन यही सेम सूत्र है। और अगर वो कैसे लिखा हुआ है, ONO, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उभय दंतुर लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो चलो इसमें भी हम लोग एग्जाम्पल लिख के देखते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है CONH3 ये हो गया CONH3 है ना। अब हमको क्या करना है, एम्बीडेंटेड लिगेंड लिखना है, NO2 ये ब्रैकेट क्लोज, और इसके साथ लिखते हैं Cl2। ठीक है, तो अब तक तो पहचानना सीख गए होंगे कौन सा उभय दंतुर लिगेंड होता है, कौन केंद्रीय धातु है ना।
तो ये हमारा हो गया एक एग्जाम्पल, और बीच में क्या लिखोगे, तथा लिखोगे, ताकि हमको पता चले कि हाँ इसने दोनों एग्जाम्पल को कवर किया है। ये हो जाएगा CONH3 5। अब ये जो NO2 है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ONO लिखेंगे, ठीक है। तभी तो हमको पता चलेगा कि ये उभयदंतुर लिगेंड का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो एग्जाम्पल है, हम लोग जानते हैं ये केंद्रीय धातु है, ये लिगेंड है और ये भी लिगेंड है, लेकिन ये इस लिगेंड और इसमें क्या अंतर है कि ये जो हमारा लिगेंड है वो उभयदंतुर है, मतलब एक ही जो हमारा सूत्र है उसमें 2 दाता परमाणु उपस्थित है, ये 2 तरीके से इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, उभयदंतुर लिगेंड, ठीक है। तो यहाँ पर NO2 है और इसको हम लोग ONO है, ठीक है। तो यही जो लिगेंड है वो क्या कहलाता है, उभयदंतुर लिगेंड, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आबंधी। मतलब हमारा सूत्र तो वही है, एक ही सूत्र है, लेकिन हमारा लिखने का तरीका क्या है, अलग अलग है। एक को हमने NO2 लिखा और एक को ONO लिखा, मतलब यही चीज़ बता रहे हैं ये, ठीक है। तो चलो इसका हम लोग नाम भी देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं लिगेंड जो है वो क्या है, हमारे पास 2 है, ठीक है। एक A से स्टार्ट हो रहा है, एक N से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटा एमीन, क्योंकि जो हमारा ए वाला जो ग्रुप है वो कितना है, 5 है, इसलिए हमने इसको क्या लिखा, पेंटा एमीन लिखा। पेंटा एमीन लिखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर अगला वाला लिगेंड कौन सा है, NO2। NO2 को क्या लिखते हैं, नाइट्राइटो। उसके बाद जहाँ से वो दान करे, जैसे N से डोनेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ऐसे डैश करके N। उसके बाद क्या लिखते हैं, हमारा जो केंद्रीय धातु है, क्या नाम है केंद्रीय धातु का, कोबाल्ट नाम है, तो ये हो गया कोबाल्ट। फिर लिखेंगे हम ऑक्सीकरण संख्या, तो कोबाल्ट इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 है, और इसके साथ इसको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन कहते हैं, तो ये क्या है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड है, ठीक। तो सेम ऐसा ही नाम यहाँ पर होगा, बस यहाँ जो N है उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, O कोबाल्ट हो जाएगा। तो यही क्या है, हमारी जो आबंधी समावैता है वो यही कहलाती है कि जहाँ पर से उभयदंतुर लिगेंड जुड़े हो। जो उभयदंतुर किसको बोलते हैं, जहाँ पर 2 दाता परमाणु होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स या ऐसे संकुल आबंधी समावैता कहलाती है, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया NO2 की बात, लेकिन आपको और भी एग्जाम्पल इसमें मिल जाएंगे। जब भी तुमको क्या दिखे, तुम इसमें क्या लिख सकते थे, CN भी लिख सकते थे। तो CN को क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइनो बोलते हैं। और अगर NC लिखा हो तो उसको बोलते हैं आइसोसाइनो कहते हैं, ठीक है। तो पहले की क्लासेस में भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक। वैसे ही SCN होगा तो थायोसाइनेटो, और NCS होगा तो आइसोथायोसाइनेटो भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चलो अब हम लोग लास्ट वाला देखते हैं। हमारा जो लास्ट समावैता है वो क्या है, हाइड्रेट समावैता। बहुत सिंपल है ये हाइड्रेट समावैता, नाम से क्लियर हो रहा है। हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब क्या है, वो जो समावैता है वो किसको लेके बता रहे हैं, जल को लेके बताता है ना। तो हमारा जो लास्ट वाला समावैता है वो क्या है, हाइड्रेट समावैता, है ना। तो हाइड्रेट समावैता उन यौगिकों में पाई जाएगी जहाँ पर जल जो है वो जरूरी रूप से उपस्थित होगा, मतलब जल की जो भूमिका है वो बहुत ही अधिक होगी, ठीक है। तो चलो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है CrH2O6Cl3, ठीक है। ध्यान देना, हमेशा केंद्रीय धातु के साथ 6 लिगेंड वहाँ पर उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। एक हो गया। अब इसके साथ हम लोग, हमारा सूत्र वही रहेगा, लेकिन देखना कि हम लोग उसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। दूसरा हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक और CrH2O5 लिख लेते हैं, और ये जो 3 Cl है उसमें से एक Cl अंदर ले आते हैं और 2 Cl बाहर, और इसके साथ में क्या हो गया, हमारा H2O भी बाहर, है ना। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, CrH2O4 हुआ, इसको हम Cl2 लिख लेते हैं, एक क्लोरीन बाहर, और जो हमारा जो H2O है, कितना H2O हो जाएगा, जो H2O है वो 2H2O हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वही सूत्र था, लेकिन हमने उसको अलग अलग तरीके से लिख दिया, है ना। मतलब यहाँ पर जो 6 के 6 लिगेंड हैं, तीनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ जितने भी 6 जो वाटर थे, है ना, H2O मॉलिक्यूल थे, वो क्या है, इसका काम कर रहे हैं, है ना, हमारे जो लिगेंड का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर 5 जो H2O है वो लिगेंड का काम करते हैं, लेकिन एक H2O किसका कार्य कर रहा है,
काउंटर आयन का कार्य कर रहे हैं। अगले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि 4 H2O जो है वो लिगेंड का काम करते हैं और 2 H2O हमारे काउंटर आयन का काम करते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या था, संरचनात्मक समावयवता, कि जिसका अणु सूत्र समान हो लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं, अलग अलग संरचना से दर्शा सकते हैं। ठीक है, और हाइड्रेट के लिए क्या ज़रूरी था कि बिना H2O के हम लोग हाइड्रेट समावयवता को नहीं बता सकते। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। संरचनात्मक समावयवता को आप लोग अच्छे से करके रखिएगा। फिर हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे त्रिविम समावयवता के बारे में और बहुत सारे उसके स्ट्रक्चर्स बना करके देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।